जी, आप लोगों ने फिर कुछ पढ़ा? जी जी बिल्कुल, मैं कौन सा जल्दी से आगे भाग रहा हूँ। सवाल ये है कि जो हमारा लास्ट डे डिस्कशन हुई थी वो हुई थी कंपनियां रजिस्टर किस तरह से हो रही होती हैं। एक ऑब्लिगेशन थी कंपनियों के रजिस्टर होने से रिलेटेड, और फिर हमने कहा था जब रजिस्टर होती हैं तो वो दो डॉक्यूमेंट्स बनाती हैं, एक का नाम था मेमोरेंडम और आर्टिकल। और फिर उसके मुताबिक हमने चीजें देखी थी, पे मेमोरेंडम के कंटेंट्स देखे थे, आर्टिकल के कंटेंट, और इस दफा कैफ वाले मजे नहीं आए हमें, बीच बीच में एज में भी स्पेसिफाइड वाली चीजें भी तसल्ली से इन्होंने बताए। फिर वो यूबो वाली बात हमने वो पढ़ी, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप, उसके अंदर भी जो कंटेंट है उसके अंदर मुसलसल चेंज आती रहती है। अभी रिसेंट भी चेंज आई हुई है उसी से रिलेटेड, जिसमें उसके कंटेंट्स में थोड़े से 2-3 कंटेंट्स उन्होंने ऊपर नीचे किए हैं। खैर, ये कैफ होता तो आप परेशान होते कि हमने इतनी सारी चीजें याद करनी है। यहाँ आपको पता है कि वो चीजें याद नहीं करनी, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस जगह लिखी हुई है। भाई का एक सवाल है, हम यहाँ पे आके रुके थे और इधर हमने ब्रेक लगा दी थी, तो आज हम पहले इसे खत्म करके और फिर हम अपने अगले चैप्टर में एंटर होंगे। किबला कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो नॉन ट्रेडिंग कंपनियां हैं उनके लिए जहां जहां लॉ में लिखा होगा ना कि ये काम फेडरल गवर्नमेंट करेगी, वहां वहां हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो काम करेगी। हाँ, अब इन्होंने कहा कि अगर वो किसी और सूबे में सेल कर रही है तो क्या इसमें आएगी या नहीं आएगी। देखें, ये मसला ट्रेडिंग कंपनी में ज्यादा होता है। ट्रेडिंग कंपनी पेशावर बैठी हुई है, कराची भी माल भेज रही होती है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्कोप क्या है? वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और कोई बड़ा होलसेलर आके उसका सारा माल उठा रहा है, या कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आके सारा माल उठा रहा है। अब जो अगला बिजनेस इससे माल उठा रहा है और वो बेच रहा है, वो ट्रेडिंग है। बट मैन्युफैक्चरर ने एक दफा मैन्युफैक्चरिंग की और एक ही बंदे को सारा बेच के और साइड पे हो गए। तो अगर तो आप उस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं जो कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, हाँ, मैन्युफैक्चर स्लैश ट्रेडिंग, अगर दोनों आपके काम है तो फिर आप ट्रेडिंग में काउंट होंगे। लेकिन इस वक्त हमारी assumption ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक ही सूबे के अंदर हैं, तो फिर आपके लिए सूबे ही, हाँ, सेम सूबे में है। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, पुराना सर्विस प्रोवाइडर और तरह का होता था। जो पुरानी टीचिंग होती थी वो कैसे होती थी? हम आए, फॉर एग्जाम्पल, हमने सिर्फ और सिर्फ लाहौर में लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो कह सकते हैं कि SBI के ऑब्जेक्टिव सिर्फ पंजाब तक महदूद है। लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह का काम आ गया, तो अब ये चीज डिफाइन करना कि हमारे ऑब्जेक्ट्स एक ही सूबे तक कन्फाइन है या नहीं, वो उस तरह से नहीं है। तो अब सर्विस सेक्टर में काफी मुश्किल हो गया, लेकिन मैन्युफैक्चर अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो एक ही सूबे में और बस वहीं पे ही चल रहे हैं। जब रजिस्ट्रार कोई चीज मांगे ना, तो उसको जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो उसको अनेक्स करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अनेक्स। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है? अब अगेन, कंपनी लॉ बड़ा पुराने जमाने से चला आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है ये अभी स्टार्ट हुई है। अब ऐसे में देयर में बी मैनी कंपनीज जिनका पुराना रिकॉर्ड भी चल रहा है और वो आज का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड बेसिस पे कर रहे हैं। जो नई कंपनी है वो तो हर काम ही इलेक्ट्रॉनिक करेगी। लेकिन जब कंपनी हम उसे कहते हैं कि एनीथिंग जो कि ये वाला एक्ट या से पिछले किसी भी कंपनी लॉ में रजिस्टर हुई हो, तो होता क्या था, हर कंपनी जब जाके रजिस्टर होती थी तो वो अपना फिजिकल मेमोरेंडम और फिजिकल आर्टिकल जमा कराते थे। रजिस्ट्रार के पास उन सबकी अलग फाइल बनती थी, कार्ड फाइल्स। शुरू में बॉक्स फाइल होती है, फिर कार्ड फाइल के अंदर कंपनी का मेमोरेंडम रख दिया, आर्टिकल्स रख दिया। फर्ज करें साल बाद कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया और उनका हम अपना नाम बदल रहे हैं, वो स्पेशल रेजोल्यूशन भी इसी फाइल में लग जाएगी। फिर उसके बाद कुछ आएगा वो भी इसी में लग जाएगा। तो जब जब भी आपकी कोई चेंज आ रही है, जब जब भी कोई और चीज है या आप उनको नोटिफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अनेक्स कर देते हैं। ये है पुराना फिजिकल, उन्नति करने वाला, स्टेपल कर दिया, साथ बॉक्स फाइल में डाल दिया। आज क्या होता है, आपका पुराना अपलोड हुआ हुआ डॉक्यूमेंट, वहीं आपका नया डॉक्यूमेंट भी अपलोड हुआ, तो कंप्यूटर की दुनिया में वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अब जब भी आपका रिकॉर्ड खोल के देखा जाएगा तो वहां ओरिजिनल भी आ रहा होगा और जो चेंज है वो भी आ रही होगी। जी, कोई सवाल जो आप लोगों ने मेमोरेंडम के बारे में देखा? पिछले वीक जो है हमारा मेन टारगेट यही था कि हम लोगों ने एक दफा कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस समझना था, और जो स्टार्टिंग वो 2 चैप्टर जो कि कैफ लेवल से ही आप देखते हुए आ रहे हैं, हम उसको लेके चले थे ताकि एक अच्छी ग्रिप में आ जाएं। हमने अभी तक कोई नया लॉ स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ कंपनीज की जो 2024 की रेगुलेशंस बीच बीच में आ जाती हैं, हम उसका साथ साथ जिक्र करते रहे थे। आप कुछ कहना चाहते हैं?
सर आपने एक बात कही थी कि इसहाक डार ऑर्डिनेंस ले आया था अपना कंपनी का। इसहाक डार ऑर्डिनेंस ले आया था, बिल्कुल सही सर है। उसमें आपने समझाना चाहते कि हुकूमत को भी टेंशन हो गई है, अपोजिशन को भी, और ये हुकूमत को भी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा क्यों हुआ था वो? ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, असल में हमें दूर से तो लग रहा होता है ये सारे एक ही हैं, जी सर। मतलब एक हम कहेंगे ये एक नून लीग है और हम समझेंगे ये सारे एक ही तरह के हैं। फिर एक पीपल्स पार्टी होगी तो हम सबको मानेंगे ये एक जैसे हैं। अंदर खाते इनकी आपस में भी छोटी छोटी सी कलेश चल रही होती है। हर पार्टी में ना हर वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक की वर्किंग चल रही होती है। ये कुछ आज़ाद ख्याल लोग होते हैं जिनको दुनिया कभी कभी लोटे कह देती है, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो उस पार्टी की भी मुख्तलिफ पॉलिसीज से इख्तलाफ रखते हैं, होते उसी पार्टी के अंदर है, लेकिन उनका अपना एक एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इस तरह से जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मर रही होती है आपकी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से, फॉर एग्जांपल जो है वो खान साहब ने एकदम से सारे लोगों से कह दिया है जी रिजाइन कर दो, हम हुकूमत से बाहर निकलेंगे। तो ऐसे में खान साहब तो जज्बाती आदमी है, पार्टी लीडर है। अब एक बंदा बड़ी मुश्किल से उस इलाके में एक पावरफुल पोजीशन पे आया हो और अब वो अपने तरीके से देख रहा हो और वो सोचता हो कि खान साहब को आसपास के किसी फजूल आदमी ने मशवरा दे दिया असेंबली छोड़ के जाएंगे तो पावर ही खत्म हो जाएगी। अब वो खान साहब ने जज्बाती होकर सबसे कह दिया रिजाइन कर दो, सब रिजाइन कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमने रिजाइन नहीं करना, तो उन्होंने पीटीआई से ही अलहदगी कर ली और वो उस पार्टी में आ गए जिसकी वजह से उनकी वो सीट बरकरार है। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो नून लीग में कभी जो है वो उसका अपना क्या कहते हैं, नवाज शरीफ का अपना रिश्तेदार उसके खिलाफ बोलता हुआ नजर आ जाएगा। अचानक से खाकान अब्बासी जो है वो कुछ ऐसा जुमला बोलेगा जो उसके अगेंस्ट जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर होता था इनका वो कुछ अरसे के लिए, क्या नाम है, मिफ्ता इस्माइल। तो मिफ्ता इस्माइल बहुत सारी चीजों पे कहता था कि नहीं मैं एग्री नहीं करता। तो ऐसा होता है कई दफा, क्या होता है आप अपने पेस पे चल रहे होते हैं और आप अपने तौर पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी जो सियासी जमात है ना उसकी पॉलिसीज की वजह से आपको ब्रेक लगानी पड़ जाती है। तो उस टाइम पे या तो आप जब ज्यादा बागी होते हैं तो फिर आप निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने पीपल्स पार्टी में इसने रिजाइन कर दिया था उस वक्त जब वाकया हुआ था खारजा पॉलिसी से रिलेटेड। इसने ये जो पीर साहब थे, नहीं ये मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी, अब उस टाइम पे जो है वो रहमत डेविस और उस तरह के 2-3 इस तरह के मामला थे जिसपे उसका बड़ा शदीद तरीन नजरियाती इख्तलाफ था अपनी ही पार्टी से जो कि मुल्क को गवर्न भी कर रही थी। तो ऐसा होता है कि समटाइम कुछ लोग जो है वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रुप की थॉट है वो उनको वो कर रही होती है, खराब कर रही होती है। तो उस वक्त इसहाक डार को ये हो रहा था कि मैं तो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा हूँ और ऐसे नजर आ रहा था कि पूरी नून लीग रगड़ी जाएगी। और इस वक्त जो जो इनकी पॉलिसीज हैं जिस तरह से चल रहा है और जिस लेवल की अपोजिशन हमें मिल रही है, तो इमरान खान ने किसी भी वक्त अंकल टॉम से दोस्ती करके हमें उड़ा देना है। तो वो इस उसमें था कि चलो जाते जाते कम से कम मेरा ये कारनामा लोगों को याद रह जाए। लेकिन लोग भी बड़े जालिम हैं। अब ये मुझे आपको तो पता है कि कमतीलों में कितना बड़ा एहसान कर दिया उसने, आम आदमी को तो नहीं पता। आम आदमी तो उसी तरह से गाली देगा उसे। तो उस टाइम पे उसको कुछ डिसीजन अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट जाके लेने पड़े। ऑर्डिनेंस लाने में अपनी पार्टी की पोजीशन होती है, अपनी पार्टी को असल में देखिए ना, एक पार्टी मुल्क में रूल कर रही है, उसके होते हुए ऑर्डिनेंस आने का क्या मतलब है? ऑर्डिनेंस कब लाते हैं? मजबूरी शदीद, अचानक से जब आपके मुल्क में पार्लियामेंट मौजूद है तो आइडियली पार्लियामेंट का एक सेशन हो, उसके सामने एक लॉ रखा जाए, वो उसे देखें और उसको अप्रूव करके एक्ट की शक्ल दे दें। ऑर्डिनेंस तो रातों रात लाने होता है ना। एनआरओ जो है ये भी एक ऑर्डिनेंस है मुख्तलिफ। तो ऑर्डिनेंस कब होता है? ज्यादातर तब होता है जब मुल्क में जमहूरी हुकूमत नहीं होती, जब मुल्क में एक नॉर्मली कोई मार्शल लॉ वाला एडमिनिस्ट्रेटर सदर बन के बैठा हुआ होता है, तो वो कहता है जी पार्लियामेंट तो है नहीं, चलो जी हम ऑर्डिनेंस ले आते हैं। चलती हुई हुकूमत के बीच में ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि शायद आपकी अपनी जमात कानून साजी को लेके सीरियस नहीं है और जनाब सदर को ऐसा लगा कि एक जरूरी कानून है जो मुल्क में आ जाना चाहिए। तो अगर एक जमात, जी जी ठीक, अगर एक जमात की मुल्क में जो है वो चल रही हो, हुकूमत चल रही हो और उस टाइम पे ऑर्डिनेंस आए, तो ये उस जमात की नाअहली समझी जाएगी कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो एक कानून बनाते, और ऑर्डिनेंस ना लेके आता तो कानून आता ही ना, उनके चक्कर में पड़ा रहता। तो जब तक उन्होंने फैसला करना था तब तक तो नवाज शरीफ तो डिस्क्वालीफाई हो ही चुका था। तो इसलिए उसने फिर
इमरजेंसी इमरजेंसी में ये किया कि जनाब सदर को जो है ना वो लूप में लेके और वो कर दिया कि ये चीज बड़ी जरूरी है। जी, मुल्क के साथ तो बड़ा कुछ होता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, पता नहीं कितना है इस मुल्क के पास, इतना इतना जो है वो लोग खाते भी रहते हैं और फिर भी चलता रहता है। हाँ जी, ऑल क्लियर, पक्का, आगे चलें। पेस से घबराए तो नहीं बैठे, फाइनल है, फाइनल में तो पेस फिर जरा ऐसे ही होना चाहिए। और अभी वो वाली बातें भी है जो कैफ में पड़ी हुई भी हैं, लेकिन आज इसके बाद जो हम कैफ में पड़ी हुई ही एक बात स्टार्ट करेंगे विच इज मीटिंग। लेकिन यहाँ आईकैप को बड़ा ज्यादा मीटिंग्स पसंद है। ये जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट में आईकैप को 3 एरियाज बहुत शदीद पसंद है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मीटिंग्स का एरिया जो कि सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, याद है जो पहला एरिया उसका नाम क्या है, 35 से 45 नंबर, वो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कंपनी चलती कैसे है और शेयर्स वगैरह का प्रोसेस कैसे होता है। तो इस पूरे जोन में आईकैप को शेयर्स का प्रोसेस और कंपनियां जो चलती हैं वो प्रोसेस बड़ा पसंद है। और जो कंपनियां चलती हैं प्रोसेस में सबसे ज्यादा आईकैप को 3 कंपनीज, एक बहुत बड़ा है 550 सेक्शन है, लेकिन 3 एरियाज आईकैप को बहुत हॉट फेवरेट है। नंबर 1 मीटिंग्स और मीटिंग से कनेक्टेड एरिया, नंबर 2 डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की गवर्नेंस से कनेक्टेड एरिया, और नंबर 3 वाइंडिंग अप से रिलेटेड। और हमारा कंपनीज एक्ट तकरीबन 1/3 वाइंडिंग अप को डील करता है, तो वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप से रिलेटेड आईकैप को काफी ज्यादा पसंद है। तो जब भी लॉजिकल सवाल बन रहा होता है तो हम लोग खासतौर पे जहन में रखते हैं कि कंपनीज एक्ट की ये वाली चीजें बाकियों की निस्बत जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीटिंग्स में आपने कुछ बातें कैफ में भी पढ़ी थी, यहाँ अब हम चीजों को थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। कैफ में तो टीचर आपसे कहता था बस ये ऐसे होता है, बस आपने मजीद नहीं सोचना। तो यहाँ अब हम थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे। यहाँ मिनट्स का जिक्र आएगा तो मैं आपको जरूर असाइनमेंट दूंगा कि आपने कोई ना कोई मिनट्स सर्च करने हैं और पढ़ के आने हैं। यहाँ नोटिस का जिक्र होगा तो मैं आपको नोटिस की प्रैक्टिकल शक्ल दिखाने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश ये होगी कि हम चीजों को थोड़ा सा आगे लेके चलें। तो शुरू करें, चैप्टर नंबर 2 की कुछ बातें रहती थी, ठीक है। हैंडआउट्स आपको साथ साथ मिल रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो डेडलाइन हमने बनाई हुई थी किताब फाइनल करने की वो जनवरी मिड था। जनवरी मिड पे आपकी इस वीक की क्लासें खत्म हो गई होंगी। इसका मतलब आपके नजदीक जनवरी मिड का मतलब है 19 जनवरी, जब आप दोबारा नजर आएंगे। क्योंकि 12, 13, 14 मिड जनवरी आई नहीं, तो बड़ा सोच समझ के मिड जनवरी की तारीख रखी थी ताकि जो है ना मेरे पास ये वीकेंड भी पूरा आ जाए प्रोसेसिंग के लिए, और आप लोगों को फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को किताब किसी ना किसी फॉर्मेट में आपको मिल रही हो। मेमोरेंडम आर्टिकल्स या कंपनी के स्टेटस में चेंज किस तरह से हो सकती है, यहां मैं नॉर्मली बताता हूं कि आपने रादर देन कि आप हर जगह अलग अलग प्रोसेस देखें और दोबारा जहन में रखें, नॉर्मली हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एक प्रोसेस को कहता हूं कि वो स्मॉल प्रोसेस है और एक प्रोसेस को मैं कहता हूं वो बिग प्रोसेस है। कुछ चीजें आसान प्रोसेस से हो जाती हैं रिजॉल्व, और कुछ चीजों में एक लंबा चौड़ा बड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो छोटा प्रोसेस है वो है जो आपने कैफ लेवल पे भी पढ़ा हुआ था, आपने दूसरा प्रोसेस भी पढ़ा था कि फलाना चीज अप्रूव करनी है, क्या करो, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ये स्पेशल रेजोल्यूशन उठा के रजिस्ट्रार को भेज दो, रजिस्ट्रार उस चेंज को रजिस्टर कर लेगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि आपकी चेंज का मेरे पास इंदराज हो गया। सबसे पहले क्या करें, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को जमा करा दें, रजिस्ट्रार अपने पास नोट कर लेगा और आपको एक सर्टिफिकेट, एक एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि आपकी ये चेंज हमारे पास रिकॉर्ड हो गई। स्पेशल रेजोल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता ही है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सारे मेंबर्स को नोटिस भेजा जाता है और मेंबर्स जितने मीटिंग में आ जाएं किसी भी तरीके से, मीटिंग में कैसे कैसे आ सकते हैं मेंबर्स, फिजिकली भी आ सकते हैं, टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कुछ लोग आ सकते हैं, कुछ अपना खत भी भेज सकते हैं, कुछ अपना प्रॉक्सी भी भेज सकते हैं। तो फिजिकल आ जाएं, प्रॉक्सी भेज दें, खत यानी कि अपने बैलेट के थ्रू भेज दें चीजें, या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आ जाएं। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आए हुए भी फिजिकल काउंट होते हैं। जितने भी लोग मीटिंग में पहुंच जाएं उनका 3/4 मेजॉरिटी अगर ओके कर देगी तो हम कहेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई। और नोटिस कितना देना है इसके लिए, कम से कम 21 दिन, और 21 दिन का नोटिस मजीद कम हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप 21 दिन को फॉलो करें। इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% ऑफ द मेंबर से इजाजत लेनी पड़ेगी।
अगर कंपनी के 100% मेंबर्स मान जाए कि हम 21 दिन से कम नोटिस पे तैयार हैं, तो फिर आप 21 दिन से कम नोटिस दे सकते हैं। 100% मेंबर मानेंगे कैसे, इतने सारे मेंबर्स होते हैं। एक छोटी कंपनी में पॉसिबल है, एक कंपनी जिसमें बंदे ही 6 हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों की कंपनी और हम एक दिन इकट्ठे हुए वो खाना खाने पे, तो मैं कहूँ यार वो ना कंपनी का नाम बदलना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। प्रॉब्लम ये है कि 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, तो मैं आज आप सब लोगों को नोटिस दे रहा हूँ कि हम 21 दिन बाद इकट्ठे होंगे ताकि हम नाम चेंज करने का फैसला लें। तो आप सब तड़प के कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे हैं, हम ही लोग हैं, हमारी ही कंपनी है, 21 दिन बाद भी क्या बदलना है, हम ही लोग हैं, बल्कि आज जो मौजूद हो सकता है 21 दिन बाद हम में से कोई एब्सेंट भी हुआ वो। तो जब 100% लोग मौजूद हैं अभी मुका दें। तो 21 दिन का नोटिस लॉ ने तकलीफ देने के लिए नहीं रखा, इसलिए रखा है कि जब कंपनियों में सारे मेंबर्स को खत जाता है तो हर बंदे को 3 हफ्ते पहले पता हो कि उस दिन फलाना इंपॉर्टेंट काम है, मैं आऊंगा और फैसले होंगे। तो अगर सारे ही मेंबर सामने हैं और वो मान जाएं तो हम 21 दिन को शॉर्ट करके बेशक 21 सेकंड कर लें, बेशक कह दें कि बस 15 मिनट बाद हम मीटिंग शुरू करने लगे हैं। क्योंकि 21 दिन का मकसद ये था कि सब लोगों तक खबर पहुंच जाए और जो जो मीटिंग के लिए टाइम निकाल सके वो निकाल के आ जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो अगर 100% लोग मान जाए, अगर 100% लोग ये कहें कि जी ठीक है 21 दिन को छोड़ दो, तो 21 दिन की ये रिक्वायरमेंट हम वेव भी कर सकते हैं। डन। ये है छोटा प्रोसेस। तो कुछ ऐसे एजेंडा आइटम्स हैं जो इस छोटे प्रोसेस के थ्रू रिजॉल्व होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ये ओपन बुक एग्जाम है और जब आप सीए फाइनल में हैं तो आपके लिए रट्टे से ज्यादा मैपिंग इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि मैं आपको अलग अलग कम से कम 10 सेक्शंस पढ़ाऊं। मैं आपको एक फ्लो बता दूं कि कुछ चीजें छोटे प्रोसेस होती हैं, कुछ बड़े प्रोसेस है, और आपका जहन बन जाए कि हाँ भाई छोटे प्रोसेस से ये चीजें होती हैं और बड़े प्रोसेस से वो वाली चीजें होती हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा और उससे आपको इतने सारे सेक्शन नहीं पढ़ने पड़ेंगे। उसमें जो रिपीटिंग बातें आपके जहन में फ्लो होगा कि हाँ भाई ये वाली चीज पे ये प्रोसेस और वो वाली चीज पे वो प्रोसेस। अब छोटे प्रोसेस में तो सिंपली एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार को जमा करा दें। बड़ा प्रोसेस क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, उसी तरह से एसईसीपी को अप्लाई कर दें। एसईसीपी से कहेंगे हमें आपकी इजाजत चाहिए। एसईसीपी अपने तौर पे देखिएगा कि क्या सर्कमस्टांसेस फॉर जो चेंज ये कह रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहा है और क्या सफिशिएंट डिस्क्लोजर दिए जा चुके हैं तमाम क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स को। मैं एक दफा रिकैप दे दूं कि हम सब कर क्या रहे हैं। हमारी जो कोर हेडिंग थी वो थी चेंजेस इन मेमोरेंडम या आर्टिकल या स्टेटस ऑफ कंपनी। ये कंपनियों के स्टेटस नहीं होते, लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड बाय गारंटी है, ये जी पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये अनलिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये एसएमसी है, ये अदर प्राइवेट है, ये स्टेटस है। तो ये जो हम 2 तरह के प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये दोनों तरह के प्रोसेसेस डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम या आर्टिकल या डिफरेंट स्टेटस के लिए चल रहा है। बड़े प्रोसेस में क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप गए एसईसीपी के पास, एसईसीपी को कन्विंस किया, एसईसीपी ने देखा सर्कमस्टांसेस फॉर अल्टरेशन, अब समझ आ रहा है, अल्टरेशन इन मेमोरेंडम या अल्टरेशन इन आर्टिकल्स या सर्कमस्टांसेस फॉर चेंज, नीड ऑफ द चेंज, क्यों एसएमसी से पब्लिक बन रहे हो, क्यों लिमिटेड से अनलिमिटेड हो रहे हो। तो वो देखेगा कि क्या आपकी जस्टिफिकेशन सही है और देखेगा कि क्या आपके तमाम क्रेडिटर्स या मेंबर्स को सफिशिएंट डिस्क्लोजर दिए जा चुके हैं। एसईसीपी देन आपको एक ऑर्डर देगा कंफर्मिंग अल्टरेशन और आप एसईसीपी की ऑर्डर की कॉपी उठा के 7 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को एसईसीपी जमा कराएगा और आपने 30 डेज के अंदर अंदर एसईसीपी की कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करा देनी है। तो एसईसीपी ने कंफर्मेशन का एक ऑर्डर आपको दिया और एक रजिस्ट्रार को दिया और आपको जो ऑर्डर दिया वो आपने रजिस्ट्रार को जमा करा दिया। तो अब रजिस्ट्रार के पास 2 कॉपियां आ गई, एक एसईसीपी ने उसे सीसी की भी है, एक हमने। जब हमने भेजना है तो हमने क्या करना है, हमने एसईसीपी का ऑर्डर पकड़ना है, अल्टर्ड मेमोरेंडम पकड़ना है और 30 डेज के अंदर अंदर जमा करा देना है। रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर कर लेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा हमारे नाम पे। 30 डेज रेजोल्यूशन पास होने के बाद या एससीसीपी की इजाजत? नहीं, ये एससीसीपी की इजाजत मिलने के बाद। एससीसीपी का जब सैंक्शनिंग ऑर्डर आपको मिलेगा तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने ये काम कर देना है। जी अगेन इन्होंने कहा जी ये चेंज हम आर्टिकल्स की पढ़ रहे हैं तो हम एक कहाँ आ गया, ये हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, ये अब मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा वाला प्रोसेस
कौन कौन सी क्लॉजेस की चेंज क्या है। इस वक्त हम एक ओवरऑल देख रहे हैं कि एक छोटा प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी अपनों से मशवरा लेके काम कर लेती है। दूसरे में क्या है, अपनों से अप्रूव करवाने के बाद बाहर की अथॉरिटी एससीसीपी को भेजा, उससे अप्रूव करवाने के बाद रजिस्ट्रार को भेजा और रजिस्ट्रार ने हमें एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। तो अगर आप गौर से देखें, स्पेशल रेजोल्यूशन, ये कॉपी रजिस्ट्रार को जमा कराए, रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा, कॉपी रजिस्ट्रार को जमा कराए, रजिस्ट्रार रजिस्टर कर देगा। तो तकरीबन दोनों चीजें सेम है। यहाँ पे नया क्या है, यहाँ एससीसीपी बीच में इन हो जाता है। अब इसमें कौन सी जगह छोटा प्रोसेस और कौन सी जगह बड़ा प्रोसेस, कच्ची हो गई, शशका ही खत्म हो गया सारा। बस ये थोड़ी सी चेंज ऑफ नेम, मेमोरेंडम की क्लॉज, चेंज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, मेमोरेंडम की क्लॉज, चेंज ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, मेमोरेंडम की। तो मेमोरेंडम की 3 क्लॉजेस, नेम, ऑथराइज शेयर कैपिटल, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। फिर आर्टिकल्स की जब भी चेंज होगी वो हमेशा छोटे प्रोसेस से होगी। अब कंपनियों की कन्वर्जन बड़ी मजेदार सी, प्राइवेट से अगर आप पब्लिक बन रहे हैं, एसएमसी से प्राइवेट बन रहे हैं, लिमिटेड से अनलिमिटेड बन रहे हैं, लिमिटेड बाय शेयर से लिमिटेड बाय गारंटी बन रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए टोटका ये है कि अगर आप अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, आप एसएमसी से आप अब अगले स्टेप पे जा रहे हैं, प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। आप प्राइवेट थे, पब्लिक की तरफ जा रहे हैं। आप लिमिटेड बाय शेयर्स थे, अनलिमिटेड की तरफ जा रहे हैं या गारंटी की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप अपना स्टेटस ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, छोटा प्रोसेस फॉलो करें, क्योंकि कंपनियां ग्रो करेंगी आहिस्ता आहिस्ता। एक एसएमसी है, उसने कभी ना कभी तो प्राइवेट बनना है, एक प्राइवेट है, उसने कभी ना कभी पब्लिक की तरफ जाना है। तो लॉ को ये ज्यादा तकलीफ दे बात नहीं लगती। लॉ को तकलीफ दे बात क्या लगती है, एक पब्लिक कंपनी हजारों शेयर होल्डर्स की अचानक से कह दे कि मैंने प्राइवेट कंपनी बनना है 15 शेयर होल्डर्स वाली, समझ रहे। एक अनलिमिटेड कंपनी है और वो कह दे कि अब हमने क्या करना है, लिमिटेड। तो जो ये वाली कन्वर्जन है ना, जिसमें छोटे से बड़े सेटअप की तरफ आ रहे हैं, वो छोटे प्रोसेस से होता है, याद रहेगा। और फिर बड़े प्रोसेस से क्या कुछ होता है, मेमोरेंडम की एक क्लॉज ऐसी है जो इस बड़े प्रोसेस से चेंज होती है, उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा है जिसमें आपका जोन बदल रहा होता है, सूबा बदल रहा होता है, तो यहाँ एससीसीपी की अप्रूवल जरूरत होती है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की चेंज वैसे तो यहाँ आती है, लेकिन अगर आपने इस तरह की चेंज करनी हो कि आप किसी लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, आप प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बदल के लीजिंग का काम शुरू करने लगे हैं। लीजिंग का काम ऐसा है जिसके लिए लैप, लीजिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से इजाजत चाहिए। तो जब भी आप अपना बिजनेस ऐसा बदल रहे हैं कि आप किसी खास लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपको बड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दो ये चीजें हो गई। अच्छा, इधर उनका ऑपोजिट लिखा हुआ है, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से अब आप बड़े से छोटे से, अनलिमिटेड से लिमिटेड, और लिमिटेड बाय गारंटी से लिमिटेड बाय शेयर। तो जब आप अपने आप को बड़े सेटअप से छोटे सेटअप की तरफ लेके आ रहे हैं तो बड़ा प्रोसेस, और जब आप छोटे से बड़े प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं तो छोटा प्रोसेस। यानी जो नेचुरल आपकी ग्रोथ है, नेचुरली आप आगे बढ़ रहे हैं तो नॉर्मल प्रोसेस, और जब आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप बड़े सेटअप से अब अपने आप को समेट के छोटे सेटअप की तरफ आ रहे हैं, तो फिर बड़े वाला प्रोसेस फॉलो करना होगा। एससीसीपी क्यों? क्योंकि एससीसीपी को परेशानी होगी, भाई आप पब्लिक से प्राइवेट हो गए हो, क्या लोगों को पता है इस बात का कि आपके क्रेडिटर्स पेड हैं, क्या आपके मेंबर्स ओके कर रहे हैं? भाई मैं एग्जांपल देता हूँ, पीआईए में हजारों शेयर होल्डर्स थे। अब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, ये आरएफ हबीब कंसोर्शियम के डिसाइड करता है कि पीआईए के टोटल शेयर होल्डर्स होंगे 20। तो जब आप इतने मैस से कम की तरफ आ रहे होंगे तो सारे परेशान होंगे कि एक तरफ हजारों बंदों का स्टेक इन्वॉल्व था, अब वो हजारों को पेमेंट करके या जोर जबरदस्ती करके पता नहीं उनके साथ क्या होना है और समेट देना है एक छोटे सेटअप की तरफ। तो इसमें परेशानी ज्यादा है। हाँ, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक की तरफ जा रही हो तो ये अच्छी बात है, ये ग्रोथ वाली बात है, उस पे लोगों को ज्यादा मसला नहीं है, तो उसमें एससीसीपी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो जब छोटे से सेटअप बड़े की तरफ जा रहा होता है तो एससीसीपी इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन बड़े से छोटे की तरफ जब जा रहा होता सेटअप तो फिर एससीसीपी इन्वॉल्व होता है। नहीं, ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज करने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल ये नहीं है कि हमारा इस वक्त कितना शेयर कैपिटल है,
ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये आज हम कह रहे हैं हमारा 1 करोड़ है और हम सोचते हैं कि अभी आगे कंपनी आगे हमने बढ़ानी है, कुछ ऐसे करना है, हमने शेयर इशू करने हैं, चलो एक काम करते हैं अपना ऑथराइज 1 करोड़ से 10 करोड़ कर देते हैं। अभी 1 से 10 होने से ना लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सर ये जो फाइलिंग वाला फैक्ट है कि उसने फाइल करना है, अकाउंट फाइल करने है, वो 3 मिलियन वाला है, हाँ तो वो ऑथराइज पे है या पेड? वो पेड अप पे है। वो है ना कि 1 मिलियन से कम वाला क्या करेगा, 10 मिलियन से कम वाला करेगा, वो सारी चीजें पेड अप पे है। ऑथराइज पे सिर्फ पैसे होते हैं। वो पेड में वही आ रहा है, वो हाँ ऑथराइज पे बिल्कुल। तो अब चूंकि ऑथराइज के साथ हर चीज लिंक नहीं है, तो ऑथराइज कैपिटल के साथ आप जो मर्जी करें, लॉ को बहुत ज्यादा इसमें परेशानी नहीं है। हाँ ऑथराइज को अगर आप पेड अप से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो मना है। हाँ पेड अप कैपिटल के साथ जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं वो यहाँ है नहीं। फर्दर ऑफरिंग रेगुलेशन है 2020 की, वो हम पढ़ेंगे कि राइट इशू हो तो किस तरह से होगा, बोनस इशू हो तो किस तरह से होगा, अदर शेयर इशू हो तो किस तरह से होगा। जी जी, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम प्रोविंस चेंज करना होगा तो क्या होगा। अब याद रहे रजिस्टर्ड ऑफिस में 3 तरह की चेंजेस हो सकती हैं। एक ही शहर में, नंबर 1। नंबर 2, एक ही प्रोविंस में लेकिन शहर बदला हुआ। नंबर 3, डिफरेंट प्रोविंस में। तो अगर तो आप सिर्फ एक ही शहर के अंदर सिर्फ एड्रेस बदलते हैं तो वो जो 15 दिन वाली बात है कि आपने 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है, बस उतना करना है। अगर आप एक ही सूबे में शहर बदल रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, छोटा प्रोसेस फॉलो करना है। और अगर आप दूसरे शहर वो दूसरे प्रोविंस में जा रहे हैं, जोन चेंज कर रहे हैं, तो फिर बड़ा प्रोसेस फॉलो। तो विद इन सेम सिटी 15 दिन वाली बात खाली, विद इन सेम प्रोविंस बट डिफरेंट सिटी स्पेशल रेजोल्यूशन, और बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस या डिफरेंट जोन्स तो फिर वो बड़े वाला प्रोसेस। हाँ जी, तो क्या ये मैप कुछ जहन में बन रहा है? यस सर। अब देखते हैं कि किताब हमें मजीद क्या क्या बताना चाहती है। चूंकि हमने मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन की बात की तो अचानक से 2024 की रेगुलेशन नंबर 37 आ गई। कि 2024 की रेगुलेशन नॉर्मली क्या करती हैं, फर्दर कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करती हैं कि एक प्रोसेस बताया हुआ आपने ऐसे करना है तो उसके अंदर फर्दर ये फॉर्म जमा करा देना, ये इतने दिन में कर देना, ये इतने दिन में। तो उन्होंने कहा कि कंपनी जो है वो कमीशन को जब अल्ट्रेशन की एप्लीकेशन देगी फलाना सेक्शन के तहत तो ये 90 डेज के अंदर अंदर देनी होगी। पीछे हमने प्रोसेस में नहीं पढ़ा था, प्रोसेस क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, एससीसीपी को अप्लाई कर दो। अब ये रेगुलेशन बता रही है कि आपने अप्लाई कितने अरसे में करना है, 90 डेज के अंदर। फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी होगी, मेमोरेंडम या आर्टिकल जो भी अमेंड होगा उसकी कॉपी होगी, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट देंगे कि पहले मेरे मेमोरेंडम की क्लॉज यूं पढ़ी जाती थी, अब मेमोरेंडम की वाली क्लॉज यूं पढ़ी जाती है। और अगर कोई क्रेडिटर्स या बाकियों से कोई अप्रूवल्स वगैरह ली हैं तो उनसे एनओसी जमा कराने होंगे कि उनको कोई एतराज नहीं है हमारी इस चेंज पे। अगर कंपनी 90 दिन के अंदर अंदर ऐसा ना करे तो फिर आपको एक फ्रेश रेजोल्यूशन पास करनी होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पिछली वाली फारिग हो गई। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस अगर आपने चेंज करनी है तो इसमें सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन आपको रिक्वायर्ड है, आपको पिटीशन की जरूरत नहीं है। ये बात हमने भी पढ़ी है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सिर्फ अगर चेंज हुई है तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन वाला काम करें। एससीसीपी के पास पिटीशन कब जमा करानी है, जब वो लाइसेंस एक्टिविटी की तरफ जाएं। ऑप्शनल कन्वर्जन टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कंपनी में चूज टू कन्वर्ट दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो कि फर्स्ट स्केड्यूल में दिए हुए हैं बाय पासिंग आपका मेमोरेंडम बना हुआ, आप कहते हैं जी हम इसको अपने उसी पैटर्न पे ले जाएंगे। जैसे आप आर्टिकल्स में नहीं कहते हम टेबल ए को सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसी तरह से अगर आप कहें कि हम फर्स्ट स्केड्यूल वाले फॉर्मेट पे अपने आप को ले जा रहे हैं तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और फिर अब आप अपने जो मेमोरेंडम की लंबी चौड़ी कहानी है उनको छोड़ दें और जो वहां लिखा उसको फॉलो कर लें। तो इन रेगुलेशन ने हमें फर्दर कॉन्टेक्स्ट बताया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपने 90 दिनों के अंदर अंदर ये चेंज करनी और इसमें ये चीज इस तरह से होगी। सर इसको कैसे फॉलो करेंगे, मेमोरेंडम में तो मतलब हमारा नाम हमारा बिजनेस होता है, तो ये हाँ अब ये क्यों आ गया, अगेन कंपनी लो बेचारों की मजबूरी है कि कुछ लोग बहुत पीछे से चले आ रहे हैं। तो एक कंपनी आती है जिसका पता लगता है 11 सफ़े का मेमोरेंडम है। अब एक तो ये है कि वो जब क्लॉज बदलने लगे, आपको याद होगा हमने कहा था जो उसका सबसे पहला लाइन आइटम है वो तस्वुर कर लिया जाएगा कि वो उसका वो है क्लॉज। कंपनी डिसाइड करती है कि छोड़ें जी हम अपना मेमोरेंडम नए स्ट्रक्चर पे ले आते हैं जो अब फर्स्ट स्केड्यूल ने दिया हुआ है।
तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और सारी खींची साइड पे, और वो जो हमारा अब फॉर्मेट है मेमोरेंडम का उसको फॉलो कर लें। वो माजी में जो मर्जी करते रहे हैं उसको इग्नोर कर देंगे, कोई मसला नहीं। क्लियर? ये जो कंपनियों के स्टेटस की कन्वर्जन है उसके लिए उन्होंने रेगुलेशन ने कहा है कि एक पूरा प्रोसेस होगा। अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन बात उसी तरह से है। कंपनी जो चेंज करना चाहती है स्टेटस, वो एससीसीपी को अप्लाई कर देंगे 90 डेज के अंदर अंदर। क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? पब्लिक कंपनी प्राइवेट में हो रही हो, प्राइवेट इसमें हो रही हो, अनलिमिटेड उसमें हो रही हो, वही वाली सारी बातें। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? वही स्पेशल रेजोल्यूशन, वही मेमोरेंडम आर्टिकल्स, वही एनओसी। और अगर गारंटी को शेयर्स में लेके जा रहे हैं तो फिर आप बताएंगे कि शेयर होल्डर्स वगैरह के पर्टिकुलर्स क्या है। 90 दिन में नहीं करेंगे तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जमा करनी पड़ेगी। अगर कंपनी का स्टेटस कन्वर्ट करने से आर्टिकल्स को भी आपको करना पड़े, जैसे आप प्राइवेट को पब्लिक में लेके जा रहे होंगे, तो याद है प्राइवेट और पब्लिक का फर्क क्या होता था? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती थी जिसके आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्शंस होती थी। तो इसका मतलब है जब हम उसका स्टेटस बदल रहे होंगे तो आर्टिकल्स बदलने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर आपको कन्वर्जन से आर्टिकल्स भी बदलने पड़ रहे हो तो आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोनों की रिवाइज कॉपी जमा करानी है। इसका मतलब है कि रेगुलेशन 2024 ने जो बताया आपको कुछ नया नहीं बताया। उसने कहा कि तकरीबन, मैंने इसीलिए क्या किया था, उन सारे प्रोसेस को जोड़ दिया था। इसने वही 90 दिन वाली बात बताई है, वही कन्वर्जन की बात बताई है, तकरीबन वही डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। सिर्फ नई बात ये बताई है कि गारंटी से शेयर्स की तरफ जाएंगे तो कौन से लोग शेयर्स ले रहे हैं वो, और कंसिडरेशन क्या क्या तय हुई उसके ऊपर ऑडिटर का सर्टिफिकेट। तो 2024 की रेगुलेशन हमेशा एक सेक्शन को फर्दर थोड़ा सा इलेबोरेट कर रही होती है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे। ऑडिटर का सर्टिफिकेट किस लिए? हो क्या रहा है? गारंटी से आप शेयर्स की तरफ जा रहे हैं, और जिन्होंने शेयर्स लेने हैं उनको कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं। अब अचानक से आप एक कंपनी को कर देंगे गारंटी से हैविंग शेयर कैपिटल, तो कम से कम 1 शेयर तो होना चाहिए हर बंदे के पास। लोग कहेंगे अच्छा चलो जी, मैंने कंपनी के अंदर ये एसेट्स वगैरह लगाए हुए थे, जो एसेट्स चल रहे थे, इस एसेट के एवज मेरे शेयर्स इतने काउंट कर लें। तो फिर क्या होगा? कंसिडरेशन अदर देन कैश आ जाएंगी बीच में। बहुत सारे लोग इस वक्त नए सिरे से पैसे तो नहीं देंगे, कंपनी तो चल रही थी अपना अच्छा भला, सिर्फ शक्ल बदली है ना। तो अब शक्ल बदलने के लिए कुछ शेयर्स चाहिए, शेयर्स के लिए पैसे चाहिए। तो पैसे ना हो और अपने किसी एसेट वगैरह को कन्वर्ट करना चाहें, तो अब एक ऑडिटर का सर्टिफिकेशन जरूरी है कि हाँ भाई इनके पैसे या तो आ गए हैं, या इनके ये एसेट जिनकी इतनी वैल्यू मान ली जाए वो मौजूद है। तो ऑडिटर सर्टिफिकेट वेरीफाइंग रिसीट ऑफ कंसिडरेशन मनी एज पर नेक्स्ट। तो जो कंसिडरेशन मनी है, अब कंसिडरेशन किस फॉर्म में? पैसों की फॉर्म में। तो ऑडिटर कहेगा हाँ जी मैंने देखा है, बिल्कुल इन्होंने इतने पैसे कंपनी के अकाउंट में जमा कराए हैं। क्योंकि जब कंपनी बनती है तो बनने के बाद भी आपने उसके अकाउंट में उतने पैसे जमा कराने होते हैं जितने शेयर्स का वादा किया है। जो बनी ही गारंटी लिमिटेड थी उसने तो पैसे नहीं जमा कराए थे। अब ऑडिटर बताए, तसल्ली देगा कि हाँ भाई उसने उतने पैसे या पैसों का इक्विवेलेंट दे दिया कंपनी को। ये बात क्लियर है? कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ और बातें हैं। असल में सेक्शन 46 से 50 के दरमियान कन्वर्जन के सेक्शन है। एक सेक्शन आगे कहता है कि अगर पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो ये रूल्स है, और प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट होगी तो ये रूल्स है। सेक्शन खत्म। फिर अगला सेक्शन आता है, कहता है लिमिटेड अनलिमिटेड में जाएगी तो ये रूल्स है, और अनलिमिटेड लिमिटेड में, और वही चीजें फिर से कॉपी पेस्ट हुई होती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 8-10 सेक्शंस को इकट्ठा करके आप लोगों को एक ही फ्लो बता दिया है कि कुछ चीजें छोटे प्रोसेस से हो रही हैं, कुछ चीजें बड़े प्रोसेस से। कुछ और कंडीशंस, ये तो आसान है। जब भी कोई कन्वर्जन होगी तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। रजिस्ट्रार अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अल्टर्ड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स अपॉन कन्वर्जन शैल इशू अ सर्टिफिकेट। कन्वर्जन का स्टेटस जो है वो इससे पीछे की जो लाइबिलिटीज और राइट्स वगैरह है तो उनको इंपैक्ट नहीं करेगा। याद हमने इस तरह की बात पढ़ी थी, नाम चेंज होने से नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता था, उससे पुराना चेंज नहीं होता था। ये एक खास सेक्शन है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ कैफ लेवल पे। इसे हम कहते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल ऑन कन्वर्जन फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड कंपनी। एक कंपनी है अनलिमिटेड और वो कहती है कि अब हमने जाना है लिमिटेड में। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, यहां पे देखते हैं, एक कंपनी है अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो है, फर्ज करें 5 लाख। अनलिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल जितना भी हो, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कंपनी डूबेगी, बुरा वक्त आएगा, तो आप
अनलिमिटेड अमाउंट के लायबल होंगे। जब ये अनलिमिटेड से कन्वर्ट होगी लिमिटेड में, तो फिर जब बुरा टाइम आएगा आप कहां तक लायबल होंगे? शेयर कैपिटल तक, जो इधर है। अब ये कंपनी अनलिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है, सोच के बताएं ये किस किस्म की चेंज है, छोटा प्रोसेस या बड़ा प्रोसेस? बड़ा प्रोसेस। ये चीज इंपॉर्टेंट है। बगैर रट्टा लगाए, बगैर सेक्शंस के अंदर डेप्थ में उतरे, आपके जहन में मैप बन गया। अब पेपर में दिस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड कि सवाल आए तो आप सवाल देखते आपको हाँ यार है तो बड़ा प्रोसेस, आप उस अगला लेवल सोचें रादर देन पहले आप समझें क्या है, फिर आप उसको बेयर लॉग की सॉफ्ट कॉपी ओपन करें, फिर सर्च करें, सर्च करके लिखें, फिर वो कीवर्ड जहां जहां मिल रहे हैं वो सेक्शन देखें, फिर किसी एक सेक्शन की तहकीक करने के बाद आपको पता लगे अच्छा इसमें लिखा हुआ है प्रोसेस, तो पेपर तो हाथ से निकल गया। पेपर में मैं हमेशा कहता हूं कि ओपन बुक का ये मतलब नहीं है कि आप किताब खोल के जवाब ढूंढें। ओपन बुक का तब फायदा है जब जवाब जहन में स्ट्राइक करे और आप कंफर्म करने के लिए, तस्दीक करने के लिए, दिन देखने के लिए, सेक्शन के अल्फाज देखने के लिए फिर बेयर लॉ की तरफ जाएं। तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली मैंने कौन से लॉ में किस जगह पे उतरना है ताकि मुझे ये वाली चीजें नजर आए। तो अब क्या हुआ, अनलिमिटेड से लिमिटेड पे जा रहे हैं। आपसे पूछा, आपने कहा बड़ा प्रोसेस फॉलो होगा। बड़ा प्रोसेस जब फॉलो होगा तो एससीसीपी आएगा, एससीसीपी स्टेक होल्डर से पूछेगा। क्रेडिटर्स ने रोला डाल दिया, उन्होंने कहा भाई इतना छोटा शेयर कैपिटल है, पहले ये अनलिमिटेड होते थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा अगर ये 40 लाख हो ना, 4 मिलियन हो, फिर ओके है, कोई मसला नहीं, इतना है तो हम राजी हैं। और आज की डेट में कितना है? पेड अप कैपिटल को 5 लाख से 40 लाख तक ले जाने का क्या मतलब हुआ? शेयर इशू करने पड़ेंगे और ये 35 लाख रुपया इनको उठा के कंपनी के बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा। अब इन बेचारों का क्या कसूर? ये तो ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी इतनी लेंगे, लेकिन आज फौरी तौर पे पैसे नहीं दे सकते। तो फर्ज करें 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो ये कितने शेयर्स हैं? 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख। अगर इतने ही शेयर्स हों 50,000 और इनकी वैल्यू इतनी बननी हो तो फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए? अस्सी। ठीक है भाई, 5 लाख 50,000 शेयर थे, 50 10 बार 5 लाख, तो अब वही 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 लाख जवाब आ जाए? 80 रुपए। लॉ ने एक टोटका दिया, लॉ ने का एक काम करो, अपनी फेस वैल्यू को बढ़ा के ले जाओ 80 पे, 10 रुपए पेड अप और 70 रुपए अनपेड। आज आपको अपने बचपन के सवाल का जवाब मिलेगा। बचपन में आपको कई दफा बताया गया कि पार्टली पेड अप कैपिटल खत्म हो चुका है। 1984 से ऑनवर्ड अब पार्टी पेड अप कैपिटल अलाउड नहीं है। जो कंपनी उससे पीछे हो शायद उसके पास मौजूद हो। तो उस वक्त आप कहते थे कि जब ये खत्म हो गया है तो फिर जगह जगह जिक्र क्यों मिल रहा है इसका? इसलिए कि अभी भी कुछ ऐसे खुफिया सेक्शन हैं जिसमें इस चीज का जिक्र है। बड़ा छुपा हुआ सेक्शन है और मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं एग्जामिनर हूं और मैं इस सेक्शन में से सवाल बनाऊं। ठीक है, इसी वजह से अल्लाह मुझे एग्जामिनर नहीं बनाता, ताकि जो है ना वो मैं बच्चों की जिंदगी मुश्किल ना कर दूं। तो ये खुफिया सेक्शन है जो कहता है कि अगर एक कंपनी अनलिमिटेड से लिमिटेड पे जा रही है तो जितना उसका कैपिटल है आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, और जो बढ़ा हुआ है वो फौरी नहीं मांगा जाएगा, वो पार्टली पेड अप माना जाएगा। वाइंडिंग अप के वक्त या जब जरूरत पड़ेगी तो इतने पैसे मांगे जा सकते हैं। ये अनकॉल्ड कैपिटल है, जब मांगे जाएंगे तो कॉल्ड अप बन जाएगा, जब दे दिए जाएंगे तो पेड अप बन जाएगा। इसलिए लायबिलिटी में लिखा होता था पेड अप एंड पार्टी। हाँ, तो वो इसीलिए फिर कंपनियों में इस तरह से, ऑल्दो ऐसा बड़ा कम है। तो पहली बात है कि अनलिमिटेड कंपनी ना होने के बराबर, मुश्किल से 2-3 आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगी। ऊपर से फिर वो कन्वर्ट हो, इसके चांसेस और कम है। फिर कन्वर्ट हो कि इस तरह की सिचुएशन बने, इसके चांसेस और कम है। तो ये जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी पाकिस्तान में प्रेफरेंस शेयर्स की। आप कहेंगे सर क्या बात कर दी,
हमने दर्जनों सवाल किए हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके अकाउंटिंग के सवालों में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, असल दुनिया में नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में शायद आप 10 कंपनियां ऐसी बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ला दें जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। ये अकाउंटिंग के अंदर तो ये बहुत मज़ा आता है इसको देखने का, इसके सवाल फाइनेंस के अंदर, लेकिन कंपनी लो ना, वो कहता है यार ये क्या फजूल सी चीज़ है, लोन ही है ना एक तरह का, तो लोन लो फिर डिबेंचर्स की तरफ जाओ। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बहुत ही कम नज़र आता है। हमारे पास रूल्स रेगुलेशन हम जरूर पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये ना होने के बराबर है कंपनियां। भी तो ऐसी होती हैं कि कंपनी के फॉर्म फाइल किए हैं, इसकी मीटिंग ऐसे ही है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उस तरह से नहीं हो रही जो मतलब हम सोचते हैं। लेकिन एक दफा सेक्शन के अल्फाज पढ़ते हैं। रिजर्व शेयर कैपिटल ऑन कन्वर्जन फ्रॉम अनलिमिटेड टू लिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मे बाय इट्स रेजोल्यूशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ लिमिटेड कंपनी, वो जब लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो तो वो रेजोल्यूशन पास करके क्या कर सकते हैं, इंक्रीज नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच शेयर। इस शेयर की वो जो नॉमिनल फेस वैल्यू थी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सच इंक्रीज अमाउंट शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन वाइंडिंग अप होगी, तो इसका मतलब है ये लोग 5 लाख के साथ जिंदगी गुजारते रहेंगे, लेकिन लिमिटेड होने के बाद भी इनमें से हर बंदे की जो लाइबिलिटी है वो तकरीबन 8 गुना बढ़ जाएगी, और उतने पैसे कंपनी के पास नहीं होंगे तो ये अपने पर्सनली अपने एसेट बेच के कहीं ना कहीं से हमें वो 40 लाख पूरा करके देंगे। बात समझ आई? तो ये एक यूनिक सा सेक्शन जो बेचारा बीच में आके कैफ लेवल पे हमने ये वाली बात नहीं पढ़ी थी। रिजर्व शेयर कैपिटल 35 लाख होगा। हाँ, अब ये रिजर्व शेयर कैपिटल 35 लाख है। 5 लाख कैपिटल था और 35 लाख रिजर्व शेयर कैपिटल है। टोटल आपका 40 लाख शेयर कैपिटल है, जिसमें से 5 लाख पेड अप है और 35 लाख अनपेड है। अनपेड को जब तक नहीं मांगते वो अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है, और जब मांग ले तो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, और जब मिल जाए तो पेड अप कैपिटल कहलाता है। तो अनकॉल्ड कैपिटल बेसिकली पार्टली पेड अप कैपिटल की किस्म है, अनकॉल्ड या कॉल्ड अप, क्योंकि अभी तक वो मिला तो होता नहीं है। ये सेक्शन समझ आया? अब चैप्टर के अंदर जो छोटी छोटी सी और बातें उसको वो कर लेते हैं। हमने चेंज वगैरह का प्रोसेस तो देख लिया, लेकिन नेम के चेंज में ना एक और चीज भी होती है कि आप नेम को रेक्टिफिकेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। जो नेम का चेंज का प्रोसेस है वो मेरी डायग्राम के मुताबिक छोटे तरीके से हो जाएगा, लेकिन नेम में रेक्टिफिकेशन एक और प्रोसेस है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? दुरुस्तगी। अगर आपका एक नाम गलत सेट हो गया या कोई इस तरह का मामला है तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपना नाम रजिस्ट्रार के अप्रूवल से चेंज कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रार ने कहीं आपको नोटिस दे दिया तो आपको लाजमी 30 दिन में अपना नाम चेंज करना होगा। यानी कि अगर कंपनी एक गलत नाम से रजिस्टर हुई हुई है, नाम सही था अब गलत हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, उसी वक्त कोई कंपनी बनी मासी के नाम से, तो वो चलती रही और मासी के नाम पर काफी रेवेन्यू कमाती रही। मासी को पता चला कि ये मेरे नाम से कमा रहे पैसे, ठीक है। उसमें केस करते थे, 10-15 साल केस चला, तो फिर और भी गवर्नमेंट ने कहा दूसरी कंपनी को, मासी वाली को, कि आप अपना नाम चेंज करते हैं। इन्होंने कहा जी एक कंपनी जिसका नाम था मासी और एक मशहूर प्लेयर जिसका नाम था मेसी, तो एक कंपनी मासी के नाम से चलती रही, और कुछ अरसे बाद मेसी को पता लगा कि ये मेरे नाम से रिजेंबल करती हुई कंपनी है। उसने शोर में छा दिया, केस कर दिया। तो काफी अरसे केस चलने के बाद उस कंपनी को कहा गया कि आप अपना नाम बदल लें। तो दिस कैन हैपन कि आपका नाम शुरू में सही हो, बाद में अचानक से। अब ये ईपा क्या है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब ये अचानक से आई है, तो हो सकता है 2 साल बाद पहले किसी ने ईपा का नाम अपना रखा हो या कुछ इस तरह का नाम रखा हो जिसके एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फलाना इस तरह से करके। तो सम टाइम आपका नाम शुरू में ठीक होता है, लेकिन आफ्टरवर्ड उसमें कोई ऐसी खराबी आ जाती है। जी जी, जिस तरह से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे होते तो हम SBI नाम नहीं रख सकते थे। हम अगर कंपनी होते तो भी खतरा होता, क्योंकि नाम में इंटेलिजेंस आ गया, तो इंटेलिजेंस जो है ना वो फिर खतरनाक लफ्ज हो जाता है। ठीक है, और इंटरनेशनली जब बात करें तो SBI से जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
तो YouTube पे जब आप सर्च करते थे पहले SBI तो वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता था, बाद में SBI आता था, स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। इंटरेस्टिंगली इतना ज्यादा हमारे बच्चों ने SBI को सर्च किया कि अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे आता है और स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस नंबर 1 पे आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना एक पूरे दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का सबसे मेन जो बैंक है, जो सबसे बड़ा बैंक तो वही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के सबसे बड़े बैंक का नाम और हमारा नाम जब इकट्ठे सर्च होता है तो वो दूसरे नंबर पे आता है। खैर वो YouTube भी से आना है, वो पाकिस्तान की ऑडियंस के हिसाब से उस हिसाब से चीज़ों को वो कर देता है। मैंने शायद सऊदीया में या शायद दुबई में किसी टाइम पे ना इनकॉग्निटो चलाया कि एक तो पहले मैं दूसरे मुल्क में हूँ, फिर मैं इनकॉग्निटो में चला गया, मेरी लोकेशन भी बाहर की आ रही थी। इनकॉग्निटो में जाके फिर मैंने गूगल क्रोम पे YouTube लिख के और वहाँ SBI लिख के सर्च किया तो भी स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस नंबर 1 पे आ रहा था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 पे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इसने पाकिस्तान की ऑडियंस के हिसाब से नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी अगर वो कर रहा है तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये तो बड़ा मजेदार काम हो गया। लॉग मेंटेन हो जाता है कि जब भी लोग SBI लिखते हैं तो उसके लिखने के थोड़े से सेकेंड्स के बाद किस चीज पे क्लिक करते हैं। तो वो बहरहाल मतलब ये हमारे इदारे की बड़ी कामयाबी है कि हमने जो है ना इतने बड़े लेवल की एक कंपनी जो है ना उसको। तो यस, अगर पाकिस्तान में SBI अचानक से लॉन्च हो जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपनी कोई ब्रांच यहाँ आ जाए तो हमारा नाम अचानक से बैठे बैठे गलत भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, ऑल्दो हम कंपनी नहीं है तो हमारे ऊपर बहुत सारी चीजें उस तरह से अप्लाई नहीं करती, लेकिन कंपनियों का ये मसला होता है कि अगर आपका गलत नाम सिलेक्ट हुआ था, जो उस वक्त सही था बाद में गलत हो गया या बाद में कोई गलती पता लग गई, अगर हमें पता लगे और हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने का शौक है तो हम खुद जाके उन्हें बता देंगे। इट मे चेंज नेम विद द अप्रूवल ऑफ, हम रजिस्ट्रार को बता सकते हैं नाम गलत हो गया है तो रेक्टिफिकेशन के इस सेक्शन के अंदर हम नाम चेंज कर लें। लेकिन अगर उसे पता लग गया shall change name within 30 days, मे और shall में देख रहे हैं, may change name with approval of registrar and shall change name within 30, अगर वो कहे तो shall और हम जाएं तो may। अब कैफ लेवल पे इतनी ज्यादा डीपली हम नहीं जा रहे होते थे चीजों को, तो अगर आप अपनी पसंद से चाहें तो आप रेक्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं अगर आपको पता लग जाए। लेकिन अगर उन्होंने आपको कह दिया कि आपका नाम गलत है, यू शैल चेंज योर नेम 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। आप जाएंगे, आप बताएंगे नहीं जी हमारा नाम ऐसे है, हमारा नाम ऐसे है। फिर अगेन जो वो बात करेंगे, अगर उनको बात समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर वो बात नहीं समझते, हमें उनकी बात समझनी होती है तो हमें बदलना होगा। अगर हम ना बदलें, हम उनका हुक्म ना माने तो रजिस्ट्रार हमें कोई भी नया नाम देके हमारी कंपनी रजिस्टर कर सकता है। कंपनी अल्फा बीटा गामा लिख दिया और हमारे उस नाम से हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी दे देगा, पेनल्टी भी डाल देगा और रजिस्टर में नाम भी बदल देगा। तो अगर रजिस्ट्रार कहे कि तुम्हारा नाम गलत है और ठीक कर लो और हम ठीक ना करें तो वो कुछ भी हमारा नाम रख सकता है और फिर बाद में हमें उसको वॉलंटरी चेंज की उस प्रोसेस, छोटे प्रोसेस की तरफ लेके जाना पड़ेगा। जी जी, अब अगेन रजिस्ट्रार के पास तो वही है, रजिस्ट्रार ने हुक्म देना है, 30 डेज तक हमने उसकी बात माननी है और अगर हम नहीं मानेंगे तो जाहिर है 30 दिन गुजरने के बाद वो देखेगा कि किन किन को ऑर्डर दिया था, नहीं माना, नाम चेंज करके हमें वो कर देगा। रजिस्ट्रार क्या कितने दिनों में करता है वो अगेन हमारे स्कोप से थोड़ा बाहर आ जाता है। हम इस वक्त हैं यूजर, हम यूजर ऑफ द लॉ है, हम वो कंपनी है जो रजिस्टर हो रहे हैं और हम कानून में पढ़ रहे हैं हमने क्या करना है। एक SECP का एक्ट है जो बताता है SECP वाले क्या काम कैसे कर सकते हैं और किस किस चीज में उनके क्या इख्तियार आते हैं। तो एट एनी गिवन टाइम हम प्रोसेस को यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे होते कि रेगुलेटर कितने दिन लेगा, रेगुलेटर क्या सोचेगा, रेगुलेटर कौन से फॉर्म्स वो करेगा। तो ज्यादातर उधर हमारे पर जल जाते हैं। जी वो एक लेवल का परमिशन ऑर्डर की अथॉरिटी में फेडरल ऑफिस, ठीक है, अब रजिस्ट्रार ने कहा कि अपना नेम चेंज करो। जी जी, अब कंपनी क्या प्रोसेस फॉलो करेगी, एक प्रोफेशनल रेजोल्यूशन पास करेगी? नहीं, अब अगेन अगर हमारा नाम था ईपा और अगर उन्हें लगता है कि अब हमारा नाम धोखा दे रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, परेशान कर रहा है, अथॉरिटी से मैच कर रहा है, उसने कहा अपना नाम बदलो, 30 दिनों में नाम बदलना है। और यहाँ इस सेक्शन में स्पेशल रेजोल्यूशन की बात नहीं की। इसका मतलब है कि अब डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में इकट्ठे होकर नाम बदलेंगे और हम उस बदले हुए नाम की तरफ जाएंगे। यानी हम मेंबर्स को बुलाना नहीं है, अब हमारे कंपनी के बड़ों ने बैठ के नाम चेंज करना है। हाँ, अब अगर नाम उन्होंने फिर से कोई ऐसा रखना है जो किसी खास अथॉरिटी से रिजेंबल करता है,
तो फिर अब चूंकि उस नाम में अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, याद है नेम में हमने कहा था कुछ मना है नाम और कुछ के लिए, तो ऐसे में हमें फिर एससीसीपी की तरफ ही जाके एससीसीपी से नाम की स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। डन। नाम चेंज होगा तो उसका इफेक्ट क्या है, वो आपको एक नया रजिस्टर वो सर्टिफिकेट दे देगा, और नए सर्टिफिकेट के बाद आपका नया नाम चल पड़ेगा, और आपका पुराने जितने भी राइट्स ऑब्लिगेशन और वो सारे मामला थे वो ऑटोमेटिकली नए नाम में उसी तरह से चलते रहेंगे। फिर एक बात जो आपने कैफ में भी पढ़ी थी कि 90 दिन तक पुराना और नया नाम हर जगह दिखे रहेगा। आर्टिकल्स की चेंज का प्रोसेस तो आप देख चुके हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल इसलिए लेके आया हूं कि छोटे प्रोसेस में बाकी सबकी बातें अपनी जगह, लेकिन आर्टिकल्स में एक और चीज भी होती है। अगर आर्टिकल्स आप इस तरह से चेंज कर रहे हैं कि किसी खास ग्रुप के राइट्स मुतासिर हो रहे हैं, क्या मतलब, शेयर्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग शेयर होल्डर्स के ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कुछ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं और कुछ फर्ज करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को हमेशा बड़ा बुरा लगता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इनको डिविडेंड क्यों मिल रहा है, क्यों मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं, और प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो उनके राइट्स लिखे होंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जहां लिखा होगा हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हर साल 8% या 10% डिविडेंड दिया करेंगे, ये आर्टिकल्स में लिखा है। और शेयर होल्डर्स को तकलीफ है कि इनको डिविडेंड देने के बाद हमारे लिए बचता है कुछ नहीं, फिर हमें हौसला दे देते हैं, कहते हैं अगले साल मिलेगा डिविडेंड, अगले साल फिर नहीं मिलता, इनकी बारी आ जाती है। अब वो बड़े तपे में वो इस चक्कर में है कि हम एक काम करते हैं, हम इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के डिविडेंड हासिल करने का राइट ही खत्म कर देते हैं। कहाँ लिखा हुआ है राइट, आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स बदलने के लिए क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स थे फर्ज करें 90% और ये बेचारे से 10%, तो अगर वो 90% इकट्ठे हो जाएं तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितने फीसद चाहिए, 75। तो अगर वो इकट्ठे होके स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें तो ये तो बेचारे रोल गए। तो दिस कैन हैपन के एक मेंबर्स का बड़ा ग्रुप उठे और एक छोटे ग्रुप के राइट्स इस्तेसाल कर दे। तो लॉ ने उसका शॉर्टकट फिर ये निकाला कि इफ अल्टरेशन अफेक्ट्स सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर, अगर अल्टरेशन से एक बड़े लेवल पे राइट्स या लायबिलिटीज ऑफ मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर अफेक्ट हो रहे होंगे, इट शैल बी कैरीड आउट ओनली इफ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ दोज अफेक्टेड वोट फॉर दैट पर्सनली और थ्रू। ये राइट्स तब चेंज होंगे जब जिनके राइट्स मुतासिर हो रहे हैं उनका भी 3/4 इसको ओके नहीं कर देता। इसका मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर इनकी 3/4 उसकी अप्रूवल लेंगे, अल्टर्ड आर्टिकल्स की कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे, रजिस्ट्रार उसको अपने पास रजिस्टर कर देगा। तो क्या यहां तक हमें सारी बात समझ आ रही है? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? चैप्टर 2 का थोड़ा सा ये पोर्शन हमारा रह गया था, उस वक्त हम फ्लो में थे, अगर उस दिन पढ़ते तो 15 मिनट में निमट जाता, लेकिन अब जो है वो हम इसको आज खत्म किया। तो चैप्टर 2 आज खत्म हुआ है। भाई कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ठीक। तो प्रेफरेंस के केस में हमारे पास फिक्स होता है, हमने देनी है। जी, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस के केस में हम तो फंसे हुए हैं कि हमने डिविडेंड देना ही देना है, इतनी को ज्यादा फंसे हुए नहीं होते। डिविडेंड का सेक्शन ये कहता है कि डिविडेंड तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। अब अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो भले प्रेफरेंस डिविडेंड है, आप डिविडेंड नहीं देंगे, मिस हो गया डिविडेंड। अब अगले साल क्या इन लोगों को पुराना गम इनका सही करके देना है? यहां पे फिर दो कैटेगरीज आ जाती है प्रेफरेंस शेयर्स की। कौन सी दो कैटेगरीज? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव है तो जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, नहीं मिला डिविडेंड, और अगले साल पिछला भी साथ जोड़ के मिल गया। ये उसके भी प्रेफरेंस है तो उसका सारे ही लॉस देंगे जी। अब पीआईए में फर्ज करें एक बंदा है और उसके पहले कुछ पुराने इस तरह के डिविडेंड इकट्ठे हुए हैं, उसके साथ क्या होगा? ये जो होल्डिंग कंपनी को लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई है ना, ये इसी तरह की पुटी पुटी लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई है। को पुराना छोड़ के चला गया, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट चले आ रहे हैं, कुछ को रख लिया, अब उनको एकदम से भी निकालेंगे तो निकालते हुए भी बहुत सारा कंपनसेशन वगैरह देने पड़ेंगे। तो ये इस तरह की चीजें थी जिस वजह से पीआईए कोई खरीद नहीं रहा था। और लेकिन पीआईए के एसेट्स देख के जज्बाती हो जाते थे, वो एसेट्स जो इन्होंने दूसरे मुल्कों में लिए होते थे, तो ये चाहते थे वो एसेट भी हाथ से ना जाए और ऊपर से पीआईए इनसे ले भी कोई नहीं रहा था।
तो पीआईए के सारे परफॉर्मिंग एसेट्स उठा के एक और होल्डिंग कंपनी को पकड़ाए, पीआईए की सारी गंदी लायबिलिटीज उठा के किसी और को पकड़ाई, पीआईए में से एसेट लायबिलिटीज खत्म करके उसको बना दिया कि एयरलाइन, कि ये एक एयरलाइन कंपनी है, ये शेल कंपनी है, खोखली कंपनी है, और वो खोखली कंपनी फॉर सेल लगा दी। लोग उसके पर दे रहे थे 8 अरब 10 अरब 9 अरब, ज्यादा से ज्यादा। एक मतलब सिर्फ एक निजाम है ना, निजाम के कितने पैसे दे देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ पीआईए में पैसे देने को बचा था उसकी गुडविल के ये एक लोग मतलब पाकिस्तान की वो है नेशनल एयरलाइन। इसके अलावा पीआईए के पास कुछ नहीं था, और इस नाम की भी गुडविल कम और बैडविल ज्यादा थी। अच्छा, और ऊपर से 10 अरब में जब बेचने की कोशिश कर रहे थे पहले, तो अवाम तड़प गई थी। तो इसलिए फिर पूरी ये एक सिस्टम किया, रीस्ट्रक्चरिंग की, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर को बदला, एक होल्डिंग कंपनी को बीच में लेके आए, उसको चीजें ट्रांसफर की, अच्छी चीजें अपने पास महफूज कर ली, और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की लायबिलिटीज हैं वो भी अपने पास महफूज कर ली। अभी उसके साथ क्या करेंगे वो एक अलग स्टेप है, और इन लोगों को साफ सुथरा पीआईए दे दिया। जितने ने पैसे दिए वो काफी थे उस साफ सुथरे मुनासिब से पीआईए के लिए। चला दें तो उनकी किस्मत, ना चलाएं तो भी उनकी किस्मत। तो पीआईए अपने अच्छे बुरे मुकद्दर दोनों समेत जो है ना वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले हो गया। वो भी अगेन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी भी इतनी सारी कंपनियां, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, इतने पैसे इतने माइंड इकट्ठे मिलेंगे, कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे बीच में से। अब अगेन वो कोई नई बात होती है तो फिर अफवाहें भी बड़ी चलन पड़ती हैं। तो पिछले दिनों ये एक अफवाह भी गर्दिश में थी कि उसने आते साथ ही कहा कि हम सऊदी अरब के लिए सस्ती परवाजें चलाएंगे, और जितनी पैसे अभी लिए जाते हैं तो उसके 50% में हम जो हज और उम्रे के लिए लोग जा रहे होंगे उनको हम 50% चार्ज करेंगे। अब अगेन वही वाली बात है कि अब वो अफवाहें चल पड़ती हैं, उसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है, लेकिन अवाम इज वेरी एक्साइटेड कि चलो अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं बस इसी वजह से अल्लाह ने आपको इतनी बरकत दी कि आपने फिर पीआईए खरीद लिया, और वो तो फिर अभी इस वक्त इमोशन, सेंटिमेंट्स, मजहब, ये सब कुछ इस वक्त मिक्स चल रहा है। तो क्या पहले 2 चैप्टर हमें समझ आ गए? कभी भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पहले 2 चैप्टर्स को लेके। जब भी आप तैयारी कर रहे होंगे, अभी क्या होगा जब हमारा पूरा सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं इनमें से हर चैप्टर की आपको एक क्विक रिवीजन वीडियो पे प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। उसमें क्या होगा, मैं एक जगह बैठा हुआ होऊंगा, साथ मेरी स्लाइडें चल रही होंगी, और मैं स्क्रीन पे निशान वगैरह लगा लगा के तेजी से एक चैप्टर को कवर कर रहा हूँ। जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपके पास हर चैप्टर की उस तरह की एक रिवीजन वीडियो भी आ जाएगी। ये उस वक्त के लिए है, अभी अगर वो रिवीजन वीडियो दे दी तो आपने फिर ये वाली वीडियोस देखनी बंद कर देनी है और आप कहेंगे हाँ बस वो रिवीजन ही करनी जरूरी है। वो लास्ट मंथ के लिए होती है। लास्ट मंथ में ना कॉर्पोरेट लॉ को समेटना बहुत मुश्किल हुआ होता है, तो उस टाइम पे मैं लोगों से कहता हूँ कि अब आप ये बस 20 घंटे की पूरी रिवीजन है, ये आपने अटेंड करनी है, और जो रेगुलर हर चैप्टर की डिस्कशन है वो आपने छोड़ देनी है। चैप्टर 1 और 2 कभी भी अब रिवाइज करने हो आगे जाके तो फिर आपने इनको ओरिजिनल जगह से आके नहीं रिवाइज करना, उतनी रिवीजन वीडियोस इनके लिए काफी होंगी। कुछ ऐसे चैप्टर आएंगे जहां मैं आपसे कहूंगा जो चैप्टर की वीडियो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैप्टर 1 और 2 पे तकरीबन यूं समझे कि हमारी 2.5 लेक्चर इन पे लगे, तो इन 2.5 लेक्चर्स की जगह उनकी जो क्विक रिवीजन वीडियो है उससे आपका काम चल जाएगा इंशाल्लाह। डन। क्या पढ़ा हमने इन चैप्टर्स में? कंपनीज एक्ट के पहले तकरीबन 50-51 सेक्शंस, तकरीबन थोड़ा सा अगेन वही वाली बात है कि एक दफा माहौल बन जाए, थोड़ा सा लोग रेगुलर होना शुरू हो जाए, हमें थोड़ा सा भरोसा हो जाए, तो फिर मैं आपको कंपनीज एक्ट को खोल के उसका थोड़ा सा एक शक्ल दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कंपनीज एक्ट सबसे बड़ा लॉ है और पेपर में हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं। तो फिर कंपनीज एक्ट का इंडेक्स खोल के मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये वो पोर्शन है जो कि कंपनियों की इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, ये वो पोर्शन है जो मीटिंग से रिलेटेड है, यहाँ डायरेक्टर्स वगैरह की बातें हैं, या इन्वेस्टमेंट्स की बातें हैं, ये अकाउंट्स वाला जोन है, ये ऑडिट वाला जोन है, ये इस तरह से। तो टेक्निकली तकरीबन हमने कंपनीज एक्ट के जो पहले 50-51 सेक्शंस है उनको तेजी से गो थ्रू कर लिया, तकरीबन विद सम एक्सेप्शंस। तो अब हमारी इन चीजों पे थोड़ी सी ग्रिप हो गई और हमें बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट समझ आ गया। मैंने सिलेबस को 7 हिस्सों में डिवाइड किया था, याद है? उसमें से एक हिस्सा हो गया ये सबसे गैर जरूरी वाला एक हिस्सा था, जो इस तरह का जो आपने कैफ में भी पढ़ा हुआ है, बस एक दफा नजर से गुजर गया, टिक लग गए। अब 27 चैप्टर्स में से सिर्फ 25 चैप्टर्स रह गए। ऐसे ही होता है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे हल होती है? छोटे छोटे टुकड़ों में।
जब भी एक बड़ा टारगेट आप कहते हैं ना मैंने इस एक साल में इतनी सेल्स करनी है, तो आप कहते हैं अच्छा मैंने फिर जनवरी में इतनी सेल करनी है, मैंने फरवरी में इतनी सेल करनी है। जब जनवरी फरवरी मार्च हर महीने का टारगेट पूरा हो जाता है तो पूरे साल का टारगेट भी पूरा हो जाता है। लेकिन जो हर वक्त पूरे साल के टारगेट को सोचता रहता है, मैंने जी 6 साल में सीए करना है, बंदा ये सोचता रहता है, पेपर फेल हो जाता है। वो 6 साल तो बाद की बात है, पहले सोचना ये कि इन 6 महीने में क्या करना है, इन 6 महीने में ये 3 पेपर देने हैं और ये 3 पेपर पास करने हैं। अब ये 3 पेपर पढ़ते पढ़ते अचानक से कोई मुझे बताएगा नहीं जी सीए तो अब 6.5 साल में होता है, आप कहेंगे यार तुम साइड पे हो, मैं इस टाइम पे अपने 6 महीने के टारगेट पे फोकस हूँ। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को हल करने का तरीका भी है कि आप उसको छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लें और छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता करके रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो जब 27 चैप्टर सोचते हैं तो लगता है कि एक बहुत बड़ा जन है, लेकिन आप ये देखें कि 2 चैप्टर इसमें से माइनस हो गए। इसी तरह से एक एक करके माइनस होते चले जाएंगे तो अपनी मंजिल के करीब पहुंचते चले जाएंगे। मंजिल के करीब पहुंचने के लिए एक अहम चैप्टर जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद है, सीए फाइनल के लॉजिकल सवालों में एक बहुत बड़ी तादाद है जो मीटिंग्स के सवालों से भरी हुई है। मीटिंग्स आपने कैफ लेवल पे देखा था, लेकिन उस टाइम पे थ्योरेटिकल ही ज्यादा आपने देखा था। अब आप बड़े हो गए हैं, अब हम प्रैक्टिकली भी डिस्कस कर सकते हैं कि कंपनियों में क्या होता है, किस तरह से होता है। इस चैप्टर में कंपनीज एक्ट भी हमने देखना है, एक आध जगह रेगुलेशन भी आएगी 2024 वाली रेगुलेशन, लेकिन इस चैप्टर में एक अलग से लॉ है जो कि पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस को डील करता है। कंपनियों के केस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किस तरह से होती है और जो घर बैठे लोग खतों से अपना वोट डालते हैं वो किस तरह से होता है। तो इस वीक का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह ताला कि हमने ये चैप्टर प्लस वो वाली रेगुलेशंस कवर करनी है और चैप्टर 4 जो कि डायरेक्टर्स और गवर्नेंस वगैरह को डील करता है उसमें एंटर हो जाना है। उससे क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा दैट वुड बी ऑल अबाउट गवर्नेंस। इस पेपर का नाम है CLG, कॉर्पोरेट लॉ एंड गवर्नेंस। अगले पूरे हफ्ते जो हम बात करेंगे वो गवर्नेंस पे है और गवर्नेंस में मेनली हमारा जो इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो डायरेक्टर्स और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से काम करता है। तो हो जाए खतरों से टक्कर, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या ये घड़ी सही है? क्योंकि हम कट ऑफ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, तो वो जो हमने ब्रेक करनी है, मेरे ज़हन में ब्रेक थी 8:15 के करीब। पहले लेक्चर में तो ब्रेक आपकी नहीं हुई थी, वो तो ओरिएंटेशन था। अब आगे जो 2.5 घंटे वाला वो होगा आपका लेक्चर, उसमें मैं बीच में आपको 15-1 मिनट की ब्रेक देने के बारे में जरूर सोचूंगा। तो सवाल ये है कि क्या अभी ब्रेक करनी है या 10 मिनट बाद वो 15 मिनट वाली ब्रेक करनी है? ठीक है, जब मर्जी कर लें। तो मेरे ख्याल में ब्रेक कर लेते हैं ताकि हम एक नए टॉपिक को एक नए तरीके से इसको स्टार्ट कर सकें।